नमस्ते। बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, मटर एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर किसी को मटर की सब्जी ज़रूर पसंद आती है। तो फिर हम ये भी साथ साथ जान ही लें कि मटर की खेती कैसे होती है, कैसे की जाती है, इसका क्या सही तरीका है। आज हम मटर की बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश शुक्ला, आज हम बात करेंगे मटर की। तो मटर की बात हम शुरू करेंगे, कैसे इसकी खेती की जाती है, क्या सही तरीका है। सबसे पहले मैं जानूं कि मटर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। देखिए, मटर के लिए दोमट या हल्की दोमट भूमि जो है वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। आपने जैसे हमें बताया कि दोमट या हल्की दोमट जो मिट्टी होती है वो मटर के लिए अच्छी होती है। तो क्या मटर की खेती के लिए भी मिट्टी की जांच करवाना क्या ज़रूरी है। हर एक फसल के लिए ये अनिवार्यता है कि मिट्टी की जांच करने के बाद मिट्टी का उर्वरा स्तर के आधार पर जो उर्वरकों की और खाद की संस्तुति दी जाए, उसी के आधार पर हम जो है खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। अधिक अथवा कम मात्रा में हम अगर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो हमको अधिकतम उपज प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे आपने बताया कि हर फसल के लिए, चाहे सब्जी हो या कोई गेहूं मक्का कुछ भी हम लगा रहे हो, चाहे कुछ भी लगा रहे हो, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो, तो हर किसी के लिए ज़रूरी है मिट्टी की जांच करवाना। तो मैं जानना चाहूँगी कि मिट्टी की जांच का क्या सही तरीका है, कैसे किसान कर सकते हैं। क्या खुद मिट्टी की जाँच कर सकते हैं या किसी लेबोरेटरी में या जाँच केंद्र में जाना ही ज़रूरी है। कुछ निम्न बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए किसान आराम से जो है खुद नमूना ले सकता है। ये नमूना खुरपी या फावड़ा के द्वारा अथवा प्रयोगशाला में जो मिट्टी का आगर बर्मा जिसे कहते हैं उसके द्वारा भी ये नमूना लिया जा सकता है। नमूना लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि पेड़ के नीचे से नमूना ना लें, क्योंकि वहाँ का उर्वरा स्तर पौधे के पोषक तत्वों के शोषण करने के कारण उर्वरा स्तर कम हो जाता है। खेत में यदि खाद का ढेर पहले से लगा हुआ है तो जहाँ पर खाद का ढेर लगा हुआ होगा वहाँ का उर्वरा स्तर अधिक होगा। मेड़ के पास क्योंकि निरंतर जो है वो उसमें जुताई और गुड़ाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ का भी उर्वरा स्तर, कोनों का उर्वरा स्तर कम हो जाता है। और ढालू जब खेत होगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा जो कूड़ा करकट सड़ कर के जो हमारा खाद के रूप में तत्व हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास देता है, ये इतना हल्का होता है कि पानी के साथ बह कर के नीचे स्थान में चला जाता है। तो ऐसी दशा में ऊंचे ज़मीन से और नीचे ज़मीन से अलग अलग नमूना लेना चाहिए। ये बातें परम आवश्यक हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए 1 एकड़ से हमको एक नमूना लेकर के प्रयोगशाला भेजना है। मटर की खेती का सही समय क्या है। हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में किस वक्त की जाती है, क्या इसका सही समय है। जो बुवाई का समय है वो अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक जो है बहुत ही उपयुक्त समय है, और इसी समय पर जो है हमको बोने पर अधिकतम उपज प्राप्त होगी। आजकल तो जो है मटर हमें साल भर मिलती है। तो मैं एक ये चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ कि जो मटर है, क्या जैसे हम उसके दानों का तो इस्तेमाल करते ही हैं, जो मटर के दाने होते हैं, क्या इसका कोई और तरीका भी है कि हम इसका छिक्कल भी किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में दाना निकाल करके और जो उसका छिलका रह जाता है, ये चारा के रूप में जो है शहरों में चारा के रूप में जो इसको इस्तेमाल कर किया जाता है, और ये जानवरों के लिए जो है बहुत उपयुक्त और पौष्टिक जो है आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने हमें बता दिया कि हम मिट्टी की तैयारी कैसे कर सकते हैं मटर की खेती में। तो अब बात आती है जुताई की। तो जब हम मिट्टी का खेत तैयार करते हैं तो उसकी जुताई का क्या सही तरीका है। जिस खेत में हमको मटर बोना है, सबसे पहले प्रथम जो जुताई हम करते हैं वो मिट्टी पलटने वाले हल से हम करते हैं, ताकि अच्छी तरीके से मिट्टी जो है वो, और ये मिट्टी पलटने वाले हल से जो जुताई की जाएगी, ये जुताई पहले गहरी होगी। उसके पश्चात हम 2-3 जुताइयाँ देसी हल से अथवा कल्टीवेटर से जो है हम इसको करते हैं। ट्रैक्टर, अगर हमारे पास ट्रैक्टर फार्मिंग है तो उसमें कल्टीवेटर लगा करके हम 2-3 जुताइयाँ करेंगे,
प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अनिवार्य है, क्योंकि पाटा लगाने से जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें फिर जो जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ही उसमें वायु का संचार और पानी को रोकने की क्षमता, नमी को रोकने की क्षमता अधिक होगी। तो इस तरीके से जो खेत हमारा तैयार होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में नमी है और मिट्टी भुरभुरी है, वो मटर की बुवाई के लिए हम ये मान कर चलते हैं कि अब हम यहाँ बुवाई के लिए हमारी मिट्टी उपयुक्त हो गई है। जो मटर के बीज है ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या तरीका होता है मटर के बीज बनाने का? ये कृषि विश्वविद्यालय में जो है वो जो हम बीज तैयार करते हैं तो इसमें वैराइटीज़ को लेकर के जलवायु के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की वर्षा, वहाँ की नमी, वहाँ की मिट्टी, इन सब बातों को, इन कारकों को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो अधिक उत्पादन वाली, कम बढ़ने वाली, इस तरीके से इन जातियों का जो है एक दूसरे में क्रॉस करा करके और जातियां तैयार करते हैं। आमतौर पर बोलते हैं कि चाहे किसी भी चीज़ का बीज हो तो उसे 3 साल में बदल देना चाहिए। बीज जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है ब्रीडर सीड, जो विश्वविद्यालय अपने यहाँ इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उससे आधारी बीज तैयार करता है और आधारी बीज से को जो है फिर वो किसानों के लिए जो है वो कृषि गोदामों पर और अन्य संस्थानों पर जो है वो इसको उपलब्ध कराया जाता है। लगातार निरंतर बीज को इस्तेमाल करते रहने से एक तो उपज में कमी आती है, दूसरे जो है वो इनमें जो निरंतर बीमारियां जो बढ़ती हैं, बीज जनित रोग जो हैं इनमें अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हर 3 साल के बाद जो हमारा आधारी बीज है उसको प्रयोग करें और जो हमारे घर पर रखा हुआ बीज है उसको हम प्रयोग ना करें। मटर की कौन सी अच्छी किस्म है जो जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फ्रोज़न मटर बना रही हैं वो कौन सी किस्म मांगती हैं? अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो विश्वविद्यालयों ने शोध कार्य करने के बाद जो जातियां निर्धारित की हैं उसमें आपकी सबसे पहली जो है यूपी में रचना जो है वो बहुत अच्छी जाति है। इसी तरीके से बिंदौलखंड के लिए जो है वो एक जाति है इंद्र, केपीएम इसको कहते हैं, और ये जो है बुंदेलखंड के लिए निकाली गई है। इसी तरीके से मध्य उत्तर प्रदेश में बोने के लिए जो है वो R400, जिसको शिखा केपीएम के नाम से भी हम पुकारते हैं, ये मध्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी जाति है। एक जाति है मालवी मटर। इस मटर की सबसे अच्छाई की बात यह है कि इसके पौधे जो हैं बौने होते हैं और इसमें जो बुकनी और रतुआ जो रोग इसमें लग जाते हैं जिससे हमारी फसल जो है बहुत ही ज़्यादा नष्ट हो जाती है, तो इसमें ये इसमें रेजिस्टेंसी होती है पंथ वी। इसमें ये रतुआ अवरोधी है और इसमें जो है रतुआ नहीं लगता है, इसलिए इसको भी बहुत हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद पालथी मटर जो एक नई वैरायटी निकली है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई है। इस तरीके से ये जो हैं ये ऐसी वैरायटियां हैं, मुख्य वैरायटी हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करने से सर्वोत्तम उपज और अच्छी मटर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए बातें खेती की। यदि हम पहले से ही बीज को उपचारित कर लेंगे तो बीज जनित रोग जैसे बुकनी है, रतुआ है, सड़न रोग है, ये सारे रोगों से जो है हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं मटर की। शुक्ला जी, आज जैसे कि हम मटर की बात कर रहे हैं तो हमने बीजों के बारे में जाना ब्रेक से पहले। अब हम जानेंगे कि जो मटर के बीज हैं इसका उपचार कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है बीज उपचार की। शाकाण और जीवाणु जो होते हैं रोगों के, ये इसमें जो है बीज के साथ रहते हैं और जब इसका अंकुरण होता है तो अंकुरण होने पर ये जो है पौधे में जो है प्रवेश कर जाते हैं और उससे जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में यदि हम पहले से ही बीज को उपचारित कर लेंगे तो बीज जनित रोग जैसे बुकनी है, रतुआ है, सड़न रोग है, ये सारे रोगों से जो है हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए हमको जो है वो ये आवश्यक है कि कुछ रसायन हैं जैसे थीरम, मैंगोजेब, ट्राइकोडर्मा, ये 3 ऐसे हैं कि अगर थीरम मिलता है तो थीरम से कर लें
ट्राइकोडर्मा मिलता है तो ट्राइकोडर्मा, और मैंकोजेब मिलता है तो मैंकोजेब। तो हम अगर थीरम मिलता है तो 2 ग्राम, मैंकोजेब 3 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो बीज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम बीज को उपचारित करने के लिए किस तरीके से उपचारित करें, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने बीज लिया है उसको हल्का सा पहले नमी इसमें हम पैदा करें, और नमी करने के बाद इस पर हम दवा डालें और दवा डालते जाएं और उसको अच्छी तरीके से मिलाते चले जाएं। तो ये जो है दवा जो है ये बीज के ऊपर चिपक जाती है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो बीज का उपचार करें वो हम जैसे अगले दिन हम जब बीज बोने जा रहे हैं तो शाम को हम बीज का उपचार करें, और उपचारित बीज को जो है सुबह हम जो है इसकी बुवाई कर दें। कभी भी बीज को उपचारित करने के बाद धूप में ना रखें। तो जैसे आपने हमें बताया कि बीजों का हम उपचार कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि बीजों का उपचार करना ही ना पड़े? क्योंकि जब हम बीज का जो रख रखाव है उसका अगर हमें सही तरीका मालूम है कि और क्या सावधानियां हमें बरतनी है बीज का रख रखाव करने में, अगर वो सही से हो जाए तो क्या फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी बीज उपचार की? यदि हम ये चाहते हैं कि हमको बीज उपचार ना करना पड़े तो सबसे आवश्यक ये है, बीज हमेशा जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आधारित बीज जो है वो बीज गोदामों पर अथवा जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं जिन पर कि वो बीज जो है वो सप्लाई किया जाता है, उन्हीं से अगर हम खरीदते हैं तो वो आधारित बीज जो है उसमें रोग लगने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है, उसमें रोग नहीं लगते। मटर के जो बीज है उनकी बुआई का सही तरीका क्या है, इसकी क्यारियाँ कैसे बनाई जा सकती हैं, और जो दूरी होती है पौधे से पौधे की वो कितनी होती है? देखिए, जो इसकी हम बुवाई करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि मटर में बहुत पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी दशा में खेत जो है वो पर्याप्त मात्रा में समतल होना चाहिए और उनमें जो है क्यारियाँ बना लेते हैं। बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर और या 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक रखी जाए। बौनी जातियां जो हैं उनमें 20 सेंटीमीटर पंख से पंख की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, और जो हमारी देसी जातियां हैं जो ज़्यादा बढ़ने वाली जातियां हैं उसको 30 सेंटीमीटर पंख से पंख की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी का हिसाब लगा करके ही हमको जो है खेत में बुवाई करें। इससे जो है उसमें वायु संचार अच्छा होगा, हवा जब जाएगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा, और जब पौधा स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें अधिक से अधिक मटर की फलियां आएंगी, पैदावार अधिक मिलेगी। शुक्ला जी, मटर के बारे में हम आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जो कुछ अनुसंधान कार्य किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर मटर के साथ गेंदा का प्रयोग किया जाए तो इसमें जो है रोग कम लगेंगे, कीट भी कम लगेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। डॉक्टर शुक्ला, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने मटर के बारे में हमें काफ़ी कुछ बता दिया, हमने उसकी बुवाई कर ली है, जुताई कर ली है, तो अब जो खरपतवार है वो कौन सा वक्त होता है या कितने दिन बाद हम ये खरपतवार जो है वो उग जाती हैं, और हम इसे कैसे बचा सकते हैं फसल को? रसायनों के द्वारा अथवा निराई गुड़ाई के द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। तो जहाँ पर हमको मैन पावर की कमी हो वहाँ पर ये बहुत अनिवार्य है कि हम रसायनों का प्रयोग करें, और उन रसायनों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमने मटर का बीज बोया है उसको अंकुरण से पहले ही, जैसे ही बुवाई करें उसके तुरंत बाद हम उन रसायनों का प्रयोग करें, उनका उस पर मृदा पर छिड़काव कर देंगे तो उससे हमारे खरपतवार जो है नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए कुछ रसायन हैं, जैसे एलाक्लोर 3 से 4 लीटर जो है बुवाई के तुरंत बाद 500 से लेकर के 600 लीटर पानी में घोल करके और इसका हम छिड़काव कर देंगे तो हमारे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा है बासालिन, 1.65 लीटर से 2.2 लीटर पर हेक्टर, इसको 500-600 लीटर पानी में घोल करके
और स्प्रेयर से जो है बुवाई से हम पहले ही उसको बुवाई के तुरंत बाद इस्तेमाल किया था हमने एलाक्लोर को। और बासालिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बासालिन को बुवाई से पहले ही मृदा में जो है हम उसको मृदा को उपचारित कर देते हैं। इसी तरीके से एक तीसरी दवा और है पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर पर हेक्टर। इसको भी जो है इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बुवाई के बाद हम इसको तुरंत इस्तेमाल करें। यदि मटर का अंकुरण हो चुका है तो किसी भी दशा में रसायनों का प्रयोग ना करें। उस अवस्था में जहाँ पर हमारा अंकुरण हो गया है और अगर यदि हम खरपतवारों के लिए रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमारा अंकुरण भी नष्ट होने का संभावना है। अब बात आती है कीटों की, तो मटर को किन किन कीटों से खतरा रहता है और कौन सा समय होता है जब सबसे ज़्यादा कीट लगते हैं? जो सबसे ज़्यादा भयंकर जो हमारा कीट है वो है तने की मक्खी। इसका गिडार यानी सूड़ी ये तने में घुस जाती है और तने में घुस कर के ये तने को खाना शुरू कर देती है और इससे तना जब खाती है तो तना जो है कमज़ोर होकर के वहीं से टूट जाता है और पौधा पूरा नष्ट हो जाता है। और इसके उपचार के लिए भी जो है हम मैंगोजेब जो है इसका स्प्रे करें तो इससे हमारा उपचार हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो है एक पत्ती में सुरंग करने वाली, यानी पत्ती में जो है वो गोल करके और सुरंग बना लेती है और वो कीट जो है सफ़ेद धारी वाला कीट होता है। दूसरा कीड़ा है फली बेधक कीट। जब फल आने लग जाते हैं तो क्या होता है कि इसकी सूड़ी जो है ये गहरे भूरे रंग का पतंगा होता है। इसके पंख सफ़ेद होते हैं और इसमें पीली धारियाँ होती हैं। पतंगा जो है वो नुकसान नहीं करता है, लेकिन जब ये जैसे ही हमारी फलियाँ बननी शुरू होती हैं ये अपने अंडे वहाँ पर देते हैं और उससे जो है सूड़ी निकलती है जो उसमें जा कर के छेद करके फली के ऊपर के भाग को छेद करके भीतर चली जाती है और वो सब दाने को जो है धीरे धीरे खा करके नष्ट कर देती है। और इसके लिए जो है ट्राइकोडर्मा जो है का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं खेत में और पेंडोमेथालीन का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम जो है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्रयोग करके हम जो है कीटों को से निवारण प्राप्त करेंगे और हमको अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सकेगी। शुक्ला जी, चलते चलते ये बता दीजिए कि मटर के साथ हम और कौन सी फसल लगा सकते हैं? हाँ, देखिए मटर के साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग बहुत कम ली जाती है, लेकिन जो कुछ अनुसंधान कार्य किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर मटर के साथ गेंदा का प्रयोग किया जाए तो इसमें जो है रोग कम लगेंगे, कीट भी कम लगेंगे। डॉक्टर शुक्ला, जैसे कि आपने हमें बताया कि मटर के साथ अगर हम गेंदा लगा दें तो उससे जो हमारी फसल है वो रोगों से भी बच जाएगी और कीटों से भी बच जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बच जाएंगे। आपने हमें मटर के बारे में काफ़ी कुछ बताया, बहुत अच्छी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्टूडियो में बुलाया उसके लिए हम महान आभारी हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 0120-498-0000 या फिर 498-0011 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्ते, और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी।